कोई आवाज़ नहीं पहुंचती है खुदा तक, कोई आवाज़ नहीं पहुंचती है खुदा तक, और हर उम्मीद साथ छोड़ देती है, और हर उम्मीद साथ छोड़ देती है। ऐसे वक्त में इंसान का हौसला और उसकी मेहनत उसकी तकदीर बदल देती है, उसकी तकदीर बदल देती है। कोई आवाज़ नहीं पहुंचती है खुदा तक, और हर उम्मीद साथ छोड़ देती है, हर उम्मीद साथ छोड़ देती है। ऐसे वक्त में इंसान का हौसला और उसकी मेहनत और उसकी तकदीर बदल देती है, उसकी तकदीर बदल देती है। मित्रों, जब हम कोई मुसीबत में होते हैं तो हमारी कोई आवाज़ नहीं पहुंचती है हमारे खुदा तक, हमारा परमेश्वर तक। हम सब उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे वक्त सिर्फ आदमी का, इंसान का हौसला और उसकी मेहनत ही रंग लाती है और उसकी तकदीर बदल देती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा है अपने अग्निपंख किताब में। मित्रों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी एक नदी पूरा पार करके, नदी में से पैदल चलकर उस ओर पे स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, और आगे जाके भारत के प्रेसिडेंट बने, भारत के राष्ट्रपति बने, जिन्हें जो एक मिसाल है भारत के लिए, भारत का नगीना है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान मेहनत से ना डरे, कामयाबी जरूर हासिल करेगा। मेहनत करते जा, मेहनत करते जा, कामयाबी जरूर हासिल करेगा। मित्रों नमस्कार, मैं किरण प्रकाश झरकर, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वासी, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद, महाराष्ट्र से लेखक, संशोधक और शिल्प निदेशक। और आज हम देखने जा रहे हैं नमूना प्रश्न पत्रिका 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर फरवरी 2018। ये फरवरी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये हम आज देखने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसका कौन सा आंसर आता है, कौन सा आंसर गलत है। हम कभी हमें ऐसा क्वेश्चन का कोई सही जवाब मालूम नहीं होता है, लेकिन हमें उसका आंसर लिखना है, तो गेस कैसे करेंगे कौन सा हो सकता है। क्योंकि ये मित्रों MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें चॉइसेस दी है, उसमें से एक चॉइस हमें निकाल के आंसर में लिखना है। मित्रों, मेरा YouTube चैनल है किरण झरकर। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। हालांकि बहुत सारे वीडियो आपको देखने मिलेंगे और आपके ट्रेनिंग में इसका इजाफा होगा। ट्रेनिंग में, ITI की ट्रेनिंग में आपको ये बहुत मेरे वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। जिन लोगों को ये मेरा चैनल मालूम नहीं है, वो उन लोगों को मेरा चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा। आप सभी मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई शंका है तो बेझिझक होकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9405547687। मित्रों, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये फरवरी में DGT के ओर से आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ये हम आज पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर, द परसेंटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर इज ... of whole industrial production the country। क्वेश्चन का क्या मतलब है? द परसेंटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर इज ... of whole industrial production the country। हमारे देश में जो टोटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन होता है, उसमें से स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर कितना परसेंटेज है, स्मॉल इंडस्ट्री का उसमें कितना योगदान है। परसेंटेज में हमें बताना है। A 25%, B 50%, C 70% और D 80%। तो मित्रों, इसका आंसर है D 80%।
80% स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है जिसका योगदान हमारे देश के कुल इंडस्ट्री प्रोडक्शन में आता है। छोटे छोटे उद्योग हमारे भारत देश में बहुत है, इसलिए इसका आंसर है मित्रों डी 80%। क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन्स फॉर फेल्यूर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट आर। इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी अगर फेल हो जाता है, उसका इंडस्ट्री नहीं चल पाता है, उसका दिवाला निकल जाता है, तो उसकी क्या गलती है, उसके क्या कारण बताए हैं। तो इसमें से क्या कारण है ये हमें बताना है। ए, टफ कंपटीशन, बी, मोर एक्सपेंडिचर, सी, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे ए में दिया है कि स्पर्धा बहुत ज़्यादा है, बी में दिया है कि खर्चा बहुत हो रहा है और सी में दिया है प्रोडक्शन का रेट बहुत हाई है। तो मित्रों ये तीनों ही इसके रीज़न हो सकते हैं, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन पे हमें दिया है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी इसके उत्तर हो सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ DIC इज। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आता है। हमारे ज़िले में ये DIC सेंटर रहता है, लेकिन हमें इसको जिला उद्योग केंद्र हम बोलते हैं, जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र। ए ऑप्शन हमें दिए हैं, ए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेंटर, बी दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, सी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एंड डी ड्यूअल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो मित्रों DIC का लॉन्ग फॉर्म है, फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ज़िला उद्योग केंद्र। यहाँ पर बहुत सारे उद्योगों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यहाँ पे लोन भी दिया जाता है, उसमें सब्सिडी दी जाती है। बहुत सारे स्कीम DIC के रहते हैं। जो छोटे छोटे उद्योग करने की मंशा रखते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास एक्सपेंडिचर के लिए रकम नहीं है, उन लोगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, मीडियम उद्योगों के लिए और बड़े उद्योगों के लिए, तीनों उद्योगों के लिए ये DIC काम करता है। DIC के पास सभी उद्योगों का पंजीकरण देने के लिए भी पंजीकरण भी वो DIC करता है। हालांकि हर राज्य के हिसाब से DIC का काम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छोटे उद्योगों को प्रेरणा देने का काम ये DIC करता है। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है DIC का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980। ये क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ क्या है? 15 अप्रैल 1980 में कितने बैंक नेशनलाइज्ड हो गए, मतलब उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर है मित्रों 6 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमें ऑप्शन दिए हैं A 4, B 6, C 8 और D 10। तो मित्रों इसका आंसर है B 6। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? IFCI, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? A 1948, B 1946, C 1951 एंड D 1956। तो मित्रों IFCI की स्थापना 1948 में हुई, इसलिए इसका आंसर है आंसर A 1948। ये अभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड एन एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रिजर्व बैंक? ये कौन सी बैंक है जो इंडियन रिजर्व बैंक के
ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्थापित की गई है? ए IDBI, बी ICIC, सी IFCI एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो मित्रों इसका आंसर है ए IDBI। IDBI यह बैंक ऐसी है कि ये इंडियन रिजर्व बैंक के एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन। पहला कॉटन का मिल कहाँ पर सेटअप किया गया? तो मित्रों इसका आंसर है पहला कॉटन का मिल कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ए कोलकाता, बी राजस्थान, सी गुजरात एंड डी आंध्र प्रदेश। तो मित्रों इसका आंसर है ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 8, मेंबर्स इन पार्टनरशिप आर ए 1, बी 2 और मोर देन 2, सी 100, डी 500। पार्टनरशिप डीड ये जो होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। इसके लिए इसका आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन 9, इम्पॉर्टेंट थिंग इन सिलेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री इज। इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री इज ए डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, बी कैपिटल, सी नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो मित्रों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हम जब भी कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसके आंसर यहाँ पे ए, बी और सी ये तीनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इज। अभी नीचा दिया हुआ जो कंट्रीज़ का नाम है उसमें से हमें कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है ये बताना है। ए जर्मनी, बी जापान, सी स्विट्ज़रलैंड एंड डी रशिया। तो इसका आंसर है सी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ये जो है ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ये 4 कंट्री में से, इसके लिए इसका आंसर है सी स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द सडन रिस्क। रिस्क कौन से है? अचानक आने वाले रिस्क कौन से है? ए फायर, बी एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग ऑन मशीन, सी इंजरी एंड डी ऑल ऑफ दिस। अभी फायर तो कभी भी आ सकता है, एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग ऑन मशीन एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, और इंजरी आपको इंजरी जख्म कभी भी हो सकती है। ये तीनों भी सडन रिस्क है, अचानक से पैदा होने वाला रिस्क है ये। तो इसके लिए इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। अभी ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है ये कब स्थापित किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई और ये एक्ट कब पारित किया गया? ए जुलाई 1923, दिसंबर 1923, सी जुलाई 1924 और डी दिसंबर 1924। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये एक्ट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। जो कामगार रहते हैं अगर उनको कोई कुछ हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया हुआ है, या अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ एक्ट है। तब से आज तक इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये एक्ट जो है वो जुलाई 1924 में बना है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन जुलाई 1924। सो इसके लिए आंसर है सी जुलाई 1924। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंजमेंट ऑफ डॉट डॉट मस्ट बी अवेलेबल इन इंडस्ट्री इन विच वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड। Arrangement of dot dot must be available in industry in which women workers employed। अभी ऐसा कोई अरेंजमेंट जहाँ पे इंडस्ट्री में वुमेन्स एम्प्लॉय हो सकते हैं।
महिला कामगार जहाँ पर काम कर सकते हैं ऐसा अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? ए क्रंच, बी मैटरनिटी होम, सी कैंटीन एंड डी रेस्ट रूम। तो इसे क्रंच कहा जाता है जहाँ पर महिलाओं को बहुत सुविधा से काम करने की अरेंजमेंट व्यवस्था की जाती है, उसको हम क्रंच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोडक्शन वर्क डॉट डॉट ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकडाउन। प्रोडक्शन वर्क का क्या होता है अगर स्ट्राइक है, लॉकडाउन है? स्ट्राइक का मतलब कोई संप हुआ है, या लॉकडाउन है, लॉकआउट हुआ है, बंद किया हुआ है, तो प्रोडक्शन वर्क चालू रहेगा या बंद रहेगा? तो ये ऑब्वियसली बंद रहेगा, इसके लिए इसका आंसर आता है स्टॉप। प्रोडक्शन वर्क स्टॉप ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट। जब बंद रहेगा, जब दंगा रहेगा तो प्रोडक्शन बंद रहेगा। ए कॉस्ट इंक्रीजेस, बी पैनिक इंक्रीजेस, सी फैट्यूज इंक्रीजेस एंड डी स्टॉप्स। तो इसका आंसर है डी स्टॉप्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट? टोटल क्वालिटी कॉस्ट क्या कौन सा पार्ट है नीचे दिया हुआ? ए प्रिवेंशन कॉस्ट, बी इवैल्यूएशन कॉस्ट, सी फेल्यूर कॉस्ट एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो मित्रों इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। इवैल्यूएशन कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड फेल्यूर कॉस्ट ये सभी पार्ट है टोटल क्वालिटी कॉस्ट के। क्वेश्चन नंबर 16, द बेस्ट प्राइस और जीरो कॉस्ट इज, द बेस्ट प्राइस और जीरो कॉस्ट इज ए क्वालिटी लीडरशिप, बी पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, सी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट एंड डी नन ऑफ दीज। मित्रों इसका आंसर है डिस्काउंटेड कॉस्ट। जब भी हम कोई बेस्ट प्राइस पे बेचना चाहते हैं या ज़ीरो कॉस्ट पे बेचना चाहते हैं तो इसका मतलब है हम उस प्रोडक्ट पे कोई भी बेनिफिट नहीं लेंगे, कोई भी फ़ायदा नकद में नहीं लेंगे, तो इसके लिए हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। हमने जो फाइनल प्राइस सेलिंग के लिए लिया था वो प्राइस में हम नहीं बेच रहे, हम डिस्काउंटेड प्राइस में जितने में बना है उतने में बेच रहे हैं। तो उसका आंसर आता है सी डिस्काउंटेड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वालिटी मीन्स डॉट डॉट। क्वालिटी का क्या मतलब है? ए ज़ीरो एरर, बी एज पर रिक्वायरमेंट, सी मीटिंग द स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट। तो अभी मित्रों यहाँ पे ए ज़ीरो एरर लिखा है, कोई भी एरर नहीं है, बहुत ही स्मूथ है। एज पर रिक्वायरमेंट जैसे चाहिए था वैसे, और मीटिंग द स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था वो स्टैंडर्ड आपको मिल रहे हैं। तो मित्रों मेरे हिसाब से इसका आंसर ए बी सी तीनों ही आएगा, लेकिन यहाँ पर डी में ऑप्शन दिया है बी और सी, डी में ऑप्शन दिया है बी एंड सी, तो इसका आंसर है बी एंड सी। क्वालिटी मीन्स एज पर रिक्वायरमेंट एंड मीटिंग द स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए जितने भी स्टैंडर्ड आपने सेट किए हैं वो सभी मिल रहे हैं आपके रिक्वायरमेंट के तौर पर। तो इसका आंसर है डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18, रिसाइकलिंग डॉट डॉट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी नो इफेक्ट एंड डी नन ऑफ द अबाव। तो मित्रों इसका आंसर है ए डिक्रीज। रिसाइकलिंग मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तैयार करते समय जो भी वेस्टेज हमारा निकलता है वो वेस्टेज हम रिसाइकल करके फिर यूज़ करते हैं, उससे हमारा कॉस्ट डिक्रीज होता है। इसलिए इसका आंसर है ए डिक्रीज। रिसाइकलिंग डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 80% प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन 20% work. This concept was given by 80% problems are found in 20% work.
दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय ए डेमिंग, बी क्रॉसबे, सी जुर्बन एंड डी पैरेटो। तो इसका आंसर है मित्रों डी पैरेटो। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूअस रिफॉर्म प्रोसेस यूजेस डॉट डॉट साइकिल, PDCA, SGA, QC एंड नन। इसका मतलब है PDCA, कंटिन्यूअस रिफॉर्म प्रोसेस। ये जो साइकिल है इसके लिए हमें PDCA लगता है, तो इसका आंसर है ए PDCA। द एम ऑफ काइजन इज टू रिमूव द डॉट डॉट। काइजन का मूल हेतु क्या है? क्या रिमूव करने के लिए काइजन आया है? काइजन का क्या चीज़ है जो हम रिमूव करना चाहते हैं काइजन के यूज से? ए अनलेस आइटम, यूजलेस आइटम, बी प्रोडक्टिविटी, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी नेग्लिजेंस। तो मित्रों इसका आंसर है ए यूजलेस आइटम। काइजन का मेन एम है यूजलेस आइटम रिमूव करना। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ISO? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं? ISO के कितने मेंबर हैं? तो ISO के 91 कंट्रीज मेंबर है। 91 कंट्रीज ISO के मेंबर है। इसका आंसर है बी 91। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? ए 58, बी 91, सी 101 एंड डी 56। तो मित्रों यहाँ पर इसका आंसर है बी 91। क्वेश्चन नंबर 23, हैंड प्रोटेक्शन इज डन इन इंडस्ट्रीज थ्रू डॉट डॉट। इंडस्ट्री में हाथ का संरक्षण किससे किया जाता है? कौन से टूल से हैंड का प्रोटेक्शन किया जाता है? हाथों की सुरक्षा करने के लिए इंडस्ट्रीज में क्या पहना जाता है? ए हेलमेट, बी गॉगल, सी ग्लोव्स और डी मास्क। तो इसका आंसर है सी ग्लोव्स। हाथ की सुरक्षा करने के लिए ग्लोव्स का उपयोग किया जाता है। मित्रों यहाँ पे सिर का क्वेश्चन आया, तो सिर का प्रोटेक्शन करने के लिए आपको हेलमेट लगेगा। हेड प्रोटेक्शन के लिए आपको हेलमेट लगेगा। आईज प्रोटेक्शन के लिए, आँखों के संरक्षण के लिए आपको गॉगल लगेगा। और मुंह के, नाक के संरक्षण के लिए, नोज के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको मास्क लगेगा। क्वेश्चन नंबर 24, सजेशंस अंडर काइजन में बी इम्प्लीमेंटेड डॉट डॉट। काइजन के अंतर्गत कौन से सजेशन इम्प्लीमेंट करने चाहिए? ए विद इन अ वीक, बी विद द अप्रूवल ऑफ CEO, सी इमीडिएटली, डी एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन। तो मित्रों इसका आंसर है डी एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन। काइजन में जो कुछ भी प्रॉब्लम काइजन इस संकल्पना से निकलते हैं, ये सॉल्व करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन हम कब करेंगे? तो जब भी हम एक्सपांशन ऑफ टाइम हमें मिलेगा, जब भी हमें टाइम मिलेगा एट द टाइम एक्सपांशन, मतलब जब भी ज़्यादा टाइम होगा तो उस टाइम पे हम वो सजेशन मान लेंगे। इसलिए इसका आंसर है डी एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर। 5S सिस्टम के लॉन्ग टर्म के बेनिफिट कौन से हैं? ए इफिशियंसी, बी सेफ्टी, सी इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो मित्रों इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। हमें इफिशियंसी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट भी चाहिए, और ये 5S सिस्टम के लॉन्ग टर्म के बेनिफिट तीनों हैं। इसलिए इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। मित्रों यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरा चैनल किरण झरकर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। इससे आपको जो नए नए वीडियो है वो देखने मिलेंगे।
मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मित्रों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे आप वो भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9405547687। आज के वीडियो के लिए मित्रों बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में फिर से एक बार। तब तक के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।